वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। तो फ्रेंड, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा आयोजित 2021 की जो उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड विद्यालय भर्ती है, उसमें मैं यूपी टेट 2015 का सामाजिक विज्ञान का हर प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि कालीबंगा किस राज्य में है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान और डी हरियाणा। तो फ्रेंड, आपको पता होगा कि कालीबंगन आपके गुजरात राज्य में स्थित है और इसको काली चूड़ियों का नगर कहा जाता है। यह स्थल राजस्थान के गंगा नगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज बीबी लाल एवं अमलानंद घोष ने की थी। इस स्थल से हड़प्पा कालीन कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई हैं, प्राक हड़प्पा के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो इसकी खोज की है? अमलानंद घोष ने की है। यहाँ से कृषि के साक्ष्य यानी जो खेती के साक्ष्य थे, यज्ञ वेदिकाएँ इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राम किस मिशन की स्थापना किसने की थी? ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय और डी दादा भाई नौरोजी। तो आपको फ्रेंड पता होगा कि स्वामी विवेकानंद ने राम किस मिशन की स्थापना 1896 से 1897 के में स्वतः की और कलकत्ता के समीप बारानगर में की गई है। कुछ समय बाद इसे हस्तांतरित कर कलकत्ता स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक विचारों का प्रसार प्रसार करना। नेक्स्ट देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? भुल्ला भाई देसाई, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोहम्मद अली जिन्ना और डी सी आर दास। तो भुल्ला भाई देसाई जो राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों तथा अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 में लाल किला पे उन पर मुकदमा चलाया गया। यह घटना लाल किले की मुकदमे के नाम से प्रसिद्ध है। यह भारत के विभिन्न दलों ने इसका विरोध किया। सैनिकों की पैरवी के लिए वकीलों का एक समूह बनाया गया, जिसमें जो है भल्ला जी देसाई अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना आदि थे। इस समूह का नेतृत्व एडवोकेट भुल्ला भाई देसाई कर रहे थे। नेक्स्ट देखिएगा, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता के कहाँ से मिली है? कालीबंगन, लोथल, चान्होदड़ो, हड़प्पा। तो फ्रेंड, यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो वक्राकार ईंटें हैं आपके चान्होदड़ो से मिले हैं और ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा कालीन स्तर है, जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली। इस स्थल की खोज 1931 में मजूमदार द्वारा की गई। इस स्थल से प्रसाधन सामग्री यानी लिपस्टिक के भी प्रमाण मिले हैं। यह स्थल सिंधु नदी के बाएं किनारे पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? ए राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश और गुजरात, सी राजस्थान और बिहार और डी तमिलनाडु और केरल। तो फ्रेंड, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का सर्वप्रथम लागू किया गया। और यह जो है भारत सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इसी समिति ने वर्ष 1957 में सत्ता का विकेंद्रीकरण का त्रिस्तरीय सुझाव दिया। इस सुझाव को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, याद करिएगा, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना की तथा दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश में हुआ, जहां पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। इस तरह 1959 में भारत में सर्वप्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना हुई, राजस्थान के नागौर जिले में। और ये 2 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने ही सर्वप्रथम कहा कि गांव के लोगों को गांव के विकास के लिए सर्वप्रथम अधिकार दीजिए, जिससे वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी संसदीय समिति। तो कौन निर्णय करता है लोकसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के द्वारा किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया गया। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन के दौरान सुमित्रा महाजन थे, आज क्या हैं? ओम जी बिरला हैं। ओम जी बिरला जो हैं इसके जो है अध्यक्ष हैं।
और महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो कांग्रेस सरकार में श्रीमती मीरा कुमार थी। नेक्स्ट देखिएगा, सभी भारतीयों को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका शारीरिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। तो यह वक्तव्य किसका था? तो ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बता दें कि बी आर अम्बेडकर ने कहा, दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना जीवन लगा दिया। उन्होंने यह महसूस किया कि जब तक दलित वर्ग को मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक वह अपना विकास नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने विचार दिए कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। संवैधानिक सरकारों का अर्थ होता है ए संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, बी कानून के अनुसार सरकार, सी लोकतांत्रिक सरकार और डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड, संविधानिक सरकार का मतलब हो गया कि संविधान की शर्तों के अनुसार ही सरकार चलेगी। संविधान द्वारा लिखी गई बातों पर गठित सरकार, उन शर्तों के अनुसार कार्य करने वाली सरकार को संवैधानिक सरकार कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? ए 2, बी 10, सी 12, डी 15। तो राज्यसभा की बात हो रही है तो यहाँ पे राज्यसभा की बात होगी तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जिनका साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होता है, समाज सेवा के क्षेत्र में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80A के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करेगा जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र में विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया? ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी हर्ष, डी बालादीप। तो आपको पता होगा कि धर्मपाल ने शिक्षा के महान क्षेत्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया। यह बंगाल के पाल वंश का शासक धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध समर्थक था। उसने विक्रमशिला और सोमपुर महाविहार का निर्माण किया, जो आगे चलकर प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र विद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस विद्यालय को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। कि कक्षा शिक्षण में होना चाहिए, तो कक्षा शिक्षण में सघन होना चाहिए, एक तरफा होना चाहिए, परस्पर संवाद होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो कक्षा शिक्षण में इंटरेक्शन होना चाहिए, परस्पर संवाद शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में होना चाहिए। कक्षा शिक्षण सरल और सुगम बनाने के लिए परस्पर शिक्षक छात्र संवाद होना आवश्यक है। इस संवाद के परिणाम स्वरूप छात्र कक्षा में सहज अनुभव कर सकेंगे तथा अपनी विषय संबंधित समस्याओं को बिना संकोच के अध्यापक से पूछ सकते हैं। साथ ही परस्पर संवाद से शिक्षक छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाकर उसी के अनुसार अधिगम कार्य को सफलतापूर्वक कर सकती है। तो इस प्रकार क्या हो गया? परस्पर संवाद। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो ए व्याख्यान, बी सब विधित साधन, सी कार्य निर्धारण और डी वाद विवाद। तो अगर सामाजिक अध्ययन के विषय में पूछा जा रहा है तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सब विधित साधन। सब विधित साधन इज द राइट आंसर। देखो, सामाजिक विज्ञान के विषय में शिक्षण काल में सब विधित सामग्री का सबसे उपयुक्त होगी, क्योंकि सब विधित सामग्री के द्वारा छात्र स्वयं उन परिस्थितियों का अवलोकन कर सकता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान जैसे शब्द आते हैं। उदाहरण स्वरूप इतिहास विषय पर आधारित फिल्म के माध्यम से छात्र को उस विषय पर विशेष पर न भूलने वाला एक आधार प्राप्त होता है। उसी प्रकार भूगोल से सब विधित सामग्री के द्वारा छात्रों को स्थल विशेष से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार सब विधित सामग्री की सहायता से संसद की कार्रवाइयों का अवलोकन करा उसकी जानकारी छात्रों को दी जाती है, जिससे छात्र आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ कहने का मतलब है जैसे ऑडियो और वीडियो रहेगा तो छात्रों के अंदर जो ज्ञान जाएगा वो क्या हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा। चीज़ों को देखने और सुनने से और उसका अवलोकन करने से छात्रों के अंदर जो दिया गया इनपुट होता है वो क्या हो जाता है? बहुत लंबे समय तक बना रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, शैक्षिक क्षेत्र में पाठचर्या का तात्पर्य है पढ़ाने का तरीका, मूल्यांकन प्रक्रिया, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम, कक्षा में प्रयुक्त सामग्री। तो शैक्षिक क्षेत्र में जो पाठचर्या होता है तो उसमें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम। विद्यालय का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है फ्रेंड, इसमें जो है
सभी शिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रणाली आ जाते हैं जो अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। पाठचर्या इस प्रकार तैयार किया जाता है कि व्यक्तिगत भिन्नता के होने के बाद भी छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया क्या हो जाए, सुगम हो जाए। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक विज्ञान में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है। ए चुंबकीय, कपास, बी ग्लोब, सी मानचित्र, डी नेवियर बत्ती। तो देखिए टीएलएम का तात्पर्य होता है, राइट आंसर हो जाएगा टीएलएम। नहीं होता है, यहाँ पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता तो टीएलएम। टीएलएम का तात्पर्य टीचिंग लर्निंग मेथड अर्थात अधिगम प्रक्रिया। सामाजिक विज्ञान के विषय में अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री ग्लोबल, चुंबकीय, कंपास, मानचित्र, भूगोल विषय से संबंधित, जबकि नेपियर पट्टी गणित के अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सामग्री। नेपियर पट्टी का प्रयोग सर्वप्रथम 1617 में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया था। यानी यहाँ प्रश्न पूछा सामाजिक विज्ञान में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जलवायु में एस्किमो पाए जाते हैं। ए टुंड्रा प्रदेश, बी भूमध्य सागरीय प्रदेश, सी भूमध्य सागरीय प्रदेश, डी पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। तो किस जलवायु में एस्किमो पाए जाते हैं। एस्किमो पाए जाते हैं ठंडे प्रदेशों में, जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं। जलवायु में पाए जाने वाली मानव प्रजाति एस्किमो है। इनके घर बर्फ से बने होते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। एस्किमो जाति का मुख्य व्यवसाय मछली का शिकार है और इनका अगर मुख्य हथियार जिससे ये शिकार करते हैं हार्पून है, तथा इनका मुख्य पालतू पशु रेंडियर है जो हिरन प्रजाति का जानवर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। हमबोल्ट ने, हेटनल ने, हार्सोन ने, हर्बर्टसन ने। तो विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम जो प्रतिपादित किया उनका नाम था हर्बर्टसन। व्याख्या देखते हैं, विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना का सर्वप्रथम प्रतिपादन हर्बर्टसन ने किया। हर्बर्टसन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रथम भूगोल के प्रोफेसर थे। हर्बर्टसन ने 1905 में पृथ्वी को जलवायु मापन के आधार पर कई प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 31 मई, 21 मार्च, 5 जून, 11 जुलाई। देखो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ये बनाने की जो इसका इतिहास है वह स्टॉकहोम में 5 जून को आयोजित किया गया था। इसलिए पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और बात कर लीजिए 11 जुलाई को तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह ये हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। अमेजन नदी, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। तो अवसाद ढोने वाली नदी है अमेजन नदी, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी यहाँ पे। देखो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे अधिक अवसाद ढोने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के ग्रेट ग्लेशियर से हुआ। यह तिब्बत से निकलकर चीन से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तत्पश्चात बांग्लादेश से हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो, चीन में यालांगजांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी तथा गंगा नदी मिलकर बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा निर्माण करती हैं। और बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे देखिएगा, निम्न से कौन सा ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। किलिमंजारो, विसुवियस, क्राक्टोजोआ, स्टाम्बोली। तो यहाँ पूछा जा रहा है शांत ज्वालामुखी का उदाहरण। तो यहाँ पे किलिमंजारो जो है शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी क्या होते हैं, वे ज्वालामुखी जिनमें वर्ष पहले उद्गार हुआ था, परंतु अब भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं। शांत ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण है, जैसे किलिमंजारो है तंजानिया में, पोपा की बात कर लीजिए तो यह म्यांमार में है, और चिम्बार्जो है इक्वाडोर में, और विसुवियस इटली का, तथा क्राक्टोवा इंडोनेशिया सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन संबंधित है। मूल्यांकन किससे संबंधित है, तो छात्रों के कौशल विकास से, छात्रों की उपलब्धि से, छात्रों की रुचि से, छात्रों के गुणों से। तो मूल्यांकन का काम है छात्रों के कौशलों का विकास करना। एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन का संबंध छात्रों के कौशल के विकास से संबंधित है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि अधिगम प्रक्रिया में छात्र कहाँ तक सीख चुका है, उसी के अनुरूप अधिगम कार्य किया जाता है ताकि छात्रों के व्यवहार में शोधन किया जा सकते। मूल्यांकन क्या होता है,
जैसी यदि कोई शिक्षक आपको पाठ पढ़ाता है और पाठ के अंत में शिक्षक पाठ से संबंधित प्रश्नों को अगर पूछेगा तो वह उस निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा कि कितने छात्रों ने अधिगम को सुचारू रूप से ग्रहण किया और कितने छात्रों ने उसको ग्रहण कर नहीं पाए हैं। निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विध्वंस घाटी से होकर बहती है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी कावेरी और डी कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा क्या होती है? विध्वंस घाटी का निर्माण कराती है। नर्मदा नदी विध्वंस घाटी से होकर बहती है। विध्वंस का तात्पर्य क्या होता है? देखो फ्रेंड, दो पहाड़ियों के बीच एक संकरा सा जो क्षेत्र होता है उसे विध्वंस घाटी कहते हैं। नर्मदा नदी सतपुर का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिला है। यह नदी जल जो है जबलपुर के भेड़ा घाट के समीप कपिला धारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यह नदी अन्य नदियों के विपरीत पश्चिम में बहते हुए गुजरात के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती है। तो फ्रेंड, इतनी जानकारी हो गई नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी का जो बहाव होगा, जितनी भी नदियाँ होती हैं वह पूरब की ओर बहती है, लेकिन जो ये बीच का प्रदेश है मध्य प्रदेश, इसकी जो नदी है नर्मदा सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकल के ये बंगाल की अरब सागर में गिर जाती है खंबात की खाड़ी से होते हुए। तो ये फैक्ट था। नेक्स्ट देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई विकास से और डी मृदा संरक्षण से। तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। वर्गीस कुरियन इसके पितामह थे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध यानी दूध से है। इसकी शुरुआत 1970 में शुरू किया गया, जब परियोजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया। यह परियोजना विश्व की सबसे बड़ी डेयरी विकास कार्यक्रम है। इस परियोजना का संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं और इसके जिन्होंने गुजरात में अमूल का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना की। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्नलिखित में से किस तत्वों के द्वारा हुआ? सिलिका एल्युमिनियम, बी सिलिका मैग्नीशियम, सी लोहा और निकिल और डी सिलिका और लोहा। तो फ्रेंड, आपको पता होगा कि सियाल होता है, सीमा होता है, नीफे होता है। तो सियाल का मतलब क्या हो जाता है? सिलिका प्लस एल्युमिनियम। सियाल सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम और नीफे यानी निकिल तथा फेरस। तो इस प्रकार अगर कोर का पूछा जा रहा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण किन तत्वों के द्वारा हुआ, तो सिलिका हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिलिका तथा एल्युमिनियम। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल क्या है? निचली परत है जिसमें मानव जीवन निवास करता है। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल हो जाए, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल हो जाएगा, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल हो जाएगा, आयन मंडल के ऊपर बहिर्मंडल हो जाएगा। कुल 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत जहाँ हम लोग रहते हैं क्षोभ मंडल का रहता है। इस मंडल में तापांतर अधिक होने का दाबांतर भी अधिक होता है। इसके परिणाम स्वरूप इस मंडल में आंधी आते हैं, तूफान, वर्षा आदि प्राकृतिक घटनाएं होती। इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होगी? वृद्धि होती है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, अस्थायी बंदोबस्त से। तो लॉर्ड मैकाले का जो संबंध है वह अंग्रेजी शिक्षा से है। लॉर्ड मैकाले जो है ब्रिटिश कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के परिषद का विधि सदस्य था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के विधि परिषद का सदस्य मैकाले का भारतीय शिक्षा पद्धति पर नियुक्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र मैकाले मिनट की संज्ञा दी गई। मैकाले का कथन है कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे जो तन से तो भारतीय होगा परंतु मन अंग्रेज का होगा। यानी उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को बदलने के लिए एक ऐसी
कूट रचना की, जिसके माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए एक ऐसे क्लर्क की भावना से प्रेरित होकर एक ऐसी शिक्षा का माध्यम बना जिससे लोग तन से तो भारतीय होंगे, लेकिन उनका जो मन होगा वो ब्रिटिश कालीन वफादार होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सुचिता कृपलानी, अमृता कौल, नेली सेनगुप्ता, एनी बेसेंट। तो फ्रेंड, आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पूछा जा रहा प्रथम महिला, एक प्रथम महिला है, एक प्रथम भारतीय महिला है। तो आप लोगों को यहाँ उत्तर देना है कि प्रथम महिला, तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, क्योंकि यह भारतीय मूल की नहीं थी। यहाँ पूछा जा रहा कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, और इनका जो चुनाव हुआ था कलकत्ता के अधिवेशन में 1917 में, ये कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और भारत को अंग्रेजी दासता से मुक्त दिलाने के लिए एक व्यवस्थित संगठन का गठन किया। और 1885 में किया था। कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष भारत में अलग अलग स्थानों पर होता था। कांग्रेस का गठन सर्वप्रथम मुंबई में संस्कृत तेजपाल यूनिवर्सिटी में हुआ था 1885 में 28 दिसंबर को, और व्योमनेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल, वर्धन काल। तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि इस काल में हर क्षेत्र में, सभ्यता में, संस्कृत में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी, इसीलिए इसको स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं विद्वान। आने वाले समय में उदाहरण प्रस्तुत कर जिस पर आने वाली सभ्यता का विकास हुआ। गुप्त काल में कला, साहित्य, स्थापत्य, गणित, खगोल एवं धर्म के क्षेत्र में अपार वृद्धि हुई। आपको पता होगा कि आर्यभट्ट ने गणितीय जीरो का आविष्कार किया। आर्यभट्ट ने ज्यामिति का घनमूल, वर्गमूल इत्यादि का आविष्कारक किया। साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे कालिदास जैसे विद्वान रहते थे, जिन्होंने हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है, और गणित का, खगोल का इत्यादि का इन्हों के समय में अभूतपूर्व प्रगति हुई। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो फ्रेंड यहाँ बता दूंगा, आगरा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। प्रश्न अगर पलट जाए कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां हो जाएगा। फ्रेंड देखिए, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब द्वारा किया गया। मुगल काल में 3 मोती मस्जिदों का निर्माण कहा गया। लाहौर की मोती मस्जिद जो बनी, जहांगीर ने बनवाया। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, और दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनी। इस प्रकार 3 मोती मस्जिदों का निर्माण मुगल काल में हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? इलाहाबाद, सिकंदराबाद, कानपुर, आगरा। तो लोदी वंश का जो संस्थापक था सिकंदर लोदी, इसने आगरा नगर की स्थापना की। आगरा नगर की स्थापना 1504 में सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा की गई। उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी के समय भारत का सिराज के नाम से जाना जाता था। आगरा को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता था। मुगल शासक अकबर ने आगरा के समीप ही फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की। आगरे किले का निर्माण कराया। यहाँ पर शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है, और फतेहपुर सीकरी के नज़दीक ही पंचमहल अकबर ने बनवाया। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी लगभग है, तो ये कितना हो जाएगा? 4840384403400364040036404400। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 384400। नेक्स्ट देखिएगा, किसका उपनाम गलत है? वाजिद अली, अख्तापिया, समता प्रसाद मिश्र, गुदई महाराज, सी महबूब खां, दरस पिया, और डी इनायत खान प्राण पिया। तो इनायत खान प्राण पिया गलत होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रेंड, भारत में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, खनिज लवण में। तो वसा में ज़्यादा कैलोरी होती है। भोजन में कई प्रकार के तत्व होते हैं, जैसे वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। इन तत्वों से हमें क्या मिलती है? एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है। इन तत्वों में सबसे अधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी से मापा जाता है। सर्वाधिक मात्रा में वसा से ऊर्जा प्राप्त होने के कारण वसा को कैलोरी का राजा कहा जाता है। अब वसा में
9 ग्राम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 4 ग्राम, प्रोटीन में 4 ग्राम। मांसपेशियाँ किस कार्य में सहायक होती है? शरीर को सुडौल आकर्षण बनाने के लिए, शरीर की गतिशीलता के लिए, रक्त परिसंचरण के लिए उपयुक्त सभी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शरीर की गतिशीलता के लिए मांसपेशियाँ हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, जिससे हमारे शरीर में एक प्रकार की संरचना होती है। मुख्य रूप से हमारे शरीर में गतिशीलता होती है। और हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए भोजन के पश्चात, रात्रि में, प्रातःकाल, खाली पेट, जब भी समय मिले। तो फ्रेंड, आप कभी भी व्यायाम करेंगे तो प्रातःकाल खाली पेट ही करना उपयुक्त होता है। व्यायाम का मुख्य कार्य हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है। इसके लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है, परंतु प्रातःकाल में खाली पेट व्यायाम करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसका प्रमुख कारण प्रातःकाल में मनुष्य का शरीर थोड़ा शिथिल होता है। व्यायाम के पश्चात हमारे शरीर में उपस्थित वसा और कार्बोहाइड्रेट के टूटने के पश्चात हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो सभी शिथिल अंगों को पुनः सक्रिय कर देता है। और व्यायाम करने से फ़ायदा ये होता है कि आपके सभी अंगों में रक्त का जो संचार है बहुत ही तेज़ी से होता है। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित है? उदर गुहा, कच्छी गुहा, कपाल गुहा, मुख गुहा। तो कपाल यानी सिर में। मनुष्य का मस्तिष्क कपाल के अंदर स्थित है। कपाल हड्डियों का एक ढांचा जो मानव के सिर को आकार प्रदान करता है तथा मस्तिष्क को बाहरी चोटों से बचाता है। फुटबॉल का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? तो ए 1872, बी 1873, सी 1876, डी 1871। तो आपको पता होगा 1872 में फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, सैयद मोदी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से। तो सैयद मोदी का संबंध बैडमिंटन से है। सैयद मोदी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे। इनका जन्म 1962 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सरदार नामक नगर ग्राम में हुआ था। यह 8 बार 1980 से 87 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन तथा 3 अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीते थे। जिस वर्ष 1983-84 में ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल वर्ष, 1985 में यूएसएसआर इंटरनेशनल वर्ष तथा वर्ष 1982 में कॉमनवेल्थ। सैयद मोदी की स्मृति में गोरखपुर जिले में सैयद मोदी का निर्माण कराया गया। तो वर्ष 1988 में लखनऊ के बाबू केडी सिंह स्टेडियम में इनकी हत्या कर दी गई। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होंगे? 8, 7, 9, 12। तो कबड्डी में जो खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, राग पीलू किस वर्ग में आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संकीर्ण में आता है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड, नागरिकता जो है राज्य सूची में नहीं है। कानून व्यवस्था, भूमि और राजस्व, कृषि संबंधित है। किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है? कदाचार द्वारा, असमर्थता द्वारा, संविधान का उल्लंघन द्वारा। राष्ट्रपति की पदच्युति का आधार संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी राज्यपाल की पदच्युति का अधिकार संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ए 400, 500, 550, 450। तो राइट आंसर हो जाएगी अधिकतम 500। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 हैं। और विधानसभा के चुनाव लड़ने की अधिक न्यूनतम सीमा जो है 25 वर्ष निर्धारित की गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान सभा का हृदय और आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा। सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? मक्का, जौ, गेहूँ, धान। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ का। बाजरे के लिए बीज दर क्या है? तो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंचाई के लिए कौन सी विधि में पानी की बचत होती है? टपक विधि, कूड़ विधि, छल्ला विधि, प्रवाह विधि। तो टपक विधि से पानी की बचत होती है। गेहूँ की प्रथम क्रांतिक अवस्था है बालियाँ निकलना, दुग्धावस्था, कल्ले निकलना। इनमें से कौन है? तो कल्ले निकलना। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन कराया जाता है, पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, इडेफोलॉजी। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है उपरोक्त सभी आधारों पर। फर्टिगेशन का संबंध होता है परागण, निषेचन, संकरण, जल उर्वरक दोनों से। सिंचाई के द्वारा फर्टिलाइज होता है, जल और उर्वरक दोनों द्वारा। मुरब्बा बनाने के लिए उपयुक्त फल नहीं है।
तो संतरा नहीं है, बेल का बनता है, आंवला का बनता है, सेब का बनता है। जेली में कितने परसेंट कुल घुलनशील ठोस पदार्थ पाए जाते हैं? तो 65% पाए जाते हैं ठोस पदार्थ। चित्रकला के तत्व होते हैं वर्ण, अवतान, पोत, अंतराल, रेखा और रूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विरोधी रंग लाल और हरा, हरा नीला, पीला लाल, नीला बैंगनी। तो लाल हरा जो है विरोधी रंग होते हैं। आधुनिक भारतीय कला का पितामह एफ हुसैन, अवीन नाथ, अमिता शेरगिल, नंदलाल बोस। तो अवीन नाथ जो थे बंगाल के चित्रकला के पितामह कहे जाते थे, तो इन्हीं को कहा गया। नेक्स्ट देखिएगा, कालक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने। पहाड़ी शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली, कंपनी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, बंगाल शैली। सी बंगाल शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली, पहाड़ी शैली। डी मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली। तो आपको पता होगा पहले मुगल शैली आई, फिर पहाड़ी शैली आई, फिर कंपनी शैली आई, फिर बंगाल शैली आई। मुगल चित्रकला शैली का विकास किसके काल में हुआ? तो हुमायूं के द्वारा प्रारंभ किया गया। जहांगीर काल में चित्रकला का विकास हुआ अपने चरमोत्कर्ष पर था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है? संगीत रत्नाकर, राग मंजरी, गीत गोविंद, संगीत मकरंद। तो राइट आंसर हो जाएगा संगीत रत्नाकर। आमद शब्द संबंधित है, तो आमद शब्द तबला से, गायन से, सितार से, नृत्य से। तो नृत्य से संबंधित है। बंची टाप एक बीमारी है, आम की, लीची की, केला की, सेब की। तो बंची टाप बीमारी केला की होती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर